हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज जैसा कि जानते हैं हमारा स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग सिखाएंगे, जहां पे हमने एक टाइटल लिखा है पक्का आपको ये नहीं पता होगा। यानी यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको मिलेंगी जहाँ पे आपके डाउट्स होंगे और आपको पक्का ये पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। यानी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ब की, वर्ब के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन एंड पंक्चुएशन की। इन 7 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता। तो अगर जो सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, तो कर्ता का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स होता है बेटा काम करने वाला, काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। इसे अगर जो हम इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं परफॉर्मर ऑफ वर्क। यानी जो काम को परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मैंने कहा वह इंग्लिश सीखता है। अगर जो मैंने कहा कि वह इंग्लिश सीखता है तो इस सेंटेंस में जब आप देखेंगे सीखने के काम वह कर रहा है, इसलिए वह आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। दूसरा, जैसे मैंने कहा तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो यहां पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है, तो तुम क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। आपको पता चल गया हो गया सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो काम को करता है। यानी काम को करने वाला क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूं तो बोलने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। पंखा चलता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पंखा। क्यों है? क्योंकि पंखा काम करने का, चलने का काम कर रहा है। तो जब पंखा चलने का काम कर रहा है तो इसलिए पंखा क्या हो गया? सब्जेक्ट। बस जाती है तो बस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बस जाने का काम कर रहा है, तो इसलिए बस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा आई का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है? मैं, मैंने, मुझे, मुझको। वी का मीनिंग होता है हम, हमने, हमें, हमको। वी बोथ का मीनिंग होता है हम दोनों। हम दोनों को हम या तो वी बोथ कह सकते हैं या तो बोथ ऑफ अस कहते हैं। वी ऑल और ऑल ऑफ अस का मीनिंग होता है हम सब या तो हम सभी। यू का मीनिंग होता है तुम, आप, या तो तुमने, आपने, या तो तुमको, आपको, या तो तुम्हें। यू बोथ का या बोथ ऑफ यू का मीनिंग होता है तुम दोनों या तो आप दोनों। यू ऑल एंड ऑल ऑफ यू का मीनिंग होता है तुम सब या तो आप सब। दे का मीनिंग होता है वे या उन लोगों ने। दे बोथ का मीनिंग होता है वे दोनों या तो वो दोनों। दे ऑल या ऑल ऑफ देम का मीनिंग होता है वे सब या तो वो सब। ही का मीनिंग होता है वह या तो उसने या तो उसे। शी का मीनिंग होता है वह, उसने, उसे। इट का मीनिंग होता है यह या तो ये। दिस का मीनिंग होता है यह या तो ये। दैट का मीनिंग होता है वह या तो वो। दीज का मीनिंग होता है ये। दीज बोथ का मीनिंग होता है ये दोनों। दीज ऑल का मीनिंग होता है ये सब। दोज का मीनिंग होता है वे। दोज बोथ का मीनिंग होता है वे दोनों। और दोज ऑल का मीनिंग होता है वे सब। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो हम जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं? इन्हीं का यूज करते हैं। अगर हम इनका यूज नहीं करते हैं तो हम माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स का उपयोग करके हम सब्जेक्ट बनाते हैं। कोई भी अगर आप सेंटेंस आप बनाओगे तो इन्हीं को आप क्या करोगे? एज ए सब्जेक्ट यूज करोगे। या तो आपका नेम आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी आपका प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर में कुछ आ जाता है।
तो यही आपके मेन सब्जेक्ट है। आपको ये मीनिंग याद कर लेना है। जब तक आप ये मीनिंग नहीं याद करेंगे तब तक आप कोई सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप कोई सेंटेंस बनाने जाएंगे तो सबसे पहले या तो मैं आएगा या तो वे दोनों आ जाएगा, और वे दोनों आ गया तो वे दोनों का आपको मीनिंग नहीं पता है तो वे कैसे बना पाएंगे। खास करके ये कमजोर बच्चे के लिए, जो बच्चे अच्छे होते हैं इंग्लिश में उनको तो ये सारी चीजें आता है, लेकिन जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको बिल्कुल नहीं आता है। इसका यूज कैसे करना है हम अभी आगे देख रहे हैं। तो जो बच्चे कमजोर हैं वो इसे जरूर याद करेंगे, और बिना इसे याद किए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट का यूज करना सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आई का मीनिंग क्या होता है? मैं, मैंने, मुझे, मुझको। यदि ये मैं, मैंने, मुझे, मुझको यदि कि ये क्या करता है? एक्शन करता है यानी काम करता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आई होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो इसलिए मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई। मैंने पढ़ाया, मैंने का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे आई हो गया, क्योंकि ये पढ़ाने का काम कर रहा है। तो जब मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मुझे पढ़ाना है, मुझे का मीनिंग आई है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे आई हैव टू टीच। मुझको पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे आई शुड टीच। जब यहाँ पे देखेंगे कि मुझको पढ़ाना चाहिए तो मुझको का मीनिंग भी क्या हो गया? आई। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाने का काम, क्योंकि ये पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझको पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है, आ का मात्रा, यहाँ पे आ का मात्रा लगा लेंगे। मुझको पढ़ाना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई शुड टीच। क्या बोलेंगे? आई शुड टीच। तो यहाँ पे मुझको भी क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब अगर जो बात करें तो मुझे और मुझको, अगर जो आप पूछेंगे कि मुझे और मुझको का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको दो मीनिंग बताऊंगा। एक आई होता है और एक मी होता है। तो आई कब होता है? आई तब होता है जब ये काम करता है। एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल समझाया। और मी का मतलब मुझे और मुझको होता है। मी का मतलब क्या होता है? मुझे और मुझको। ये कब होता है? जब इसके ऊपर काम होता है। जैसे मैंने कहा वह मुझे मारती है, वह मुझे मारती है, तो इस सेंटेंस में क्या बोलेंगे? शी बीट्स मी। वह मुझे मारती है। अब यहाँ पे मुझे के जगह पे अगर जो मैं चाहूं तो यहाँ पे मुझको लिख सकता हूं कि वो मुझको मारती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भी यहाँ पे मी आएगा। तो यहाँ पे मुझको और मुझे के लिए हमने क्या लगाया? मी लगाया। और यहाँ पे मुझे और मुझको के लिए हमने क्या लगाया? आई लगाया। तो क्यों लगाया आप समझे? क्योंकि मुझे मुझको यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे मुझे मुझको के ऊपर काम हो रहा है। जब ऊपर काम होगा तो उसका मीनिंग मी होगा, और जब वो खुद काम करेगा तो उसका मीनिंग आई होगा। आपको समझ में आ गया होगा आई और मी में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, खास करके जो कमजोर बच्चे होते हैं। बार बार वो पूछते हैं सर कि मुझे मुझको का मीनिंग कब मैं हो जाता, कब आई हो जाता है और कब मी हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं वी के ऊपर। वी का मीनिंग क्या होता है आपका? हम, हमने, हमें, हमको। अगर ये काम करता है यानी क्या करता है? यदि ये एक्शन करता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? वी होगा। जैसे हम बताते हैं तो क्या हो जाएगा? वी टेल। हमने बताया, वी टोल्ड। हमें बताना है, वी हैव टू टेल। हमको बताना चाहिए, वी शुड टेल। यहाँ पे ये जो चारों है, हम, हमने, हमें, हमको, ये क्या कर रहे हैं? बताने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? बताने का। तो जब ये बताने का काम कर रहे हैं तो इसीलिए इनका मीनिंग हमने क्या लगाया? वी लगाया। लेकिन अगर जो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि वह हमें बुलाती है, वह हमें बुलाती है। जब मैंने कहा कि वह हमें बुलाती है तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? शी कॉल्स अस। अब यहाँ पे हमें का मीनिंग अस लग गया, यहाँ पे हमें का मीनिंग वी लगा। यहाँ पे वी क्यों लगा? क्योंकि हमें क्या कर रहा है? बताने का काम कर रहा है। और यहाँ पे अस क्यों लगा? क्योंकि हमें के ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि वी और अस में क्या अंतर है। यदि
वी यानी यदि हमें या हमको ये काम करेगा तो उसका मीनिंग वी होगा, और यदि इसके ऊपर काम होगा तो इसका मीनिंग अस होगा। यहाँ पे लिखा है हमको बताना चाहिए, हमको, यहाँ पे हमें के जगह पे हमने क्या दिया, वह हमको बताती है। हमको बताती है मतलब वह हमको बुलाती है, तो शी कॉल्स अस। आपको समझ में आ गया होगा कि वी और अस में क्या डिफरेंस है। अस का मीनिंग भी होता है हमें हमको, और वी का मीनिंग भी होता है हमें हमको। तो हमें हमको यदि काम करता है तो आप वी लगाएंगे, यदि इसके ऊपर काम होता है तो आप क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। अब हम बात करते हैं वी बोथ या तो बोथ ऑफ अस। वी बोथ एंड बोथ ऑफ अस का मीनिंग होता है हम दोनों। जैसे मैंने कहा हम दोनों यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं, तो हम बोल सकते हैं वी बोथ लर्न इंग्लिश हियर, या तो हम बोल सकते हैं बोथ ऑफ अस लर्न इंग्लिश हियर। वी ऑल एंड ऑल ऑफ अस का जो मीनिंग होता है हम सब या तो हम सभी। अगर जो आपके सेंटेंस में लिखा है हम सब या हम सभी, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, वी ऑल या तो ऑल ऑफ अस। जैसे लिखा है हम सब यहाँ आते हैं, तो वी ऑल कम हियर या तो ऑल ऑफ अस कम हियर। अब हम बात करते हैं यू का। यू का मीनिंग होता है तुम, आप, तुमने, आपने, तुमको, आपको या तो तुम्हें। जैसे मैंने कहा तुम मुझे मारते हो, यू बीट मी। तुमने मुझे मारा, यू बीट मी। तुमको मुझे मारना है, यू हैव टू बीट मी। तुम्हें मुझे मारना चाहिए, यू शुड बीट मी। तो यहाँ पे तुम, तुमने, तुमको, तुम्हें, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आई, वी बोथ, बोथ ऑफ अस, वी ऑल ऑफ अस और यू का उपयोग हम कैसे करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है यू बोथ या तो बोथ ऑफ यू। तो यू बोथ एंड बोथ ऑफ यू का मीनिंग होता है तुम दोनों या तो आप दोनों। जैसे मैंने लिखा तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते हो, तो क्या बोलेंगे, यू बोथ ऑलवेज हेल्प ईच अदर। या तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं बोथ ऑफ यू हेल्प ईच अदर। यू ऑल ऑफ यू का मीनिंग होता है तुम सब या तो आप सब। मैंने कहा तुम सभी गाना गाते हो, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू ऑल सिंग अ सॉन्ग या तो ऑल ऑफ यू सिंग अ सॉन्ग। दे का मीनिंग क्या होता है, वे, उन लोगों ने, उन्होंने या तो उन लोगों को। जैसे मैंने कहा वे अंग्रेजी बोलते हैं, तो दे स्पीक इंग्लिश। उन लोगों ने या उन्होंने अंग्रेजी बोला, तो हमने क्या बोला, दे स्पोक इंग्लिश। उनको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। और उन लोगों को या उन्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो दे शुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे उन्हें का तात्पर्य है कि एक से अधिक लोग, और उन लोगों का मतलब आपको पता ही है कि एक से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे वे, उन लोगों ने या उन्होंने, उनको और उन्हें का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, दे होता है। दे बोथ ऑफ देम। दे बोथ एंड बोथ ऑफ देम का मीनिंग होता है वे दोनों या तो वो दोनों। मैंने कहा वो दोनों यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप बोल सकते हैं दे बोथ लर्न इंग्लिश हियर, या तो आप बोल सकते हैं बोथ ऑफ देम लर्न इंग्लिश हियर। फिर मैंने लिखा दे ऑल या तो ऑल ऑफ देम। इनका जो मीनिंग होता है वो होता है वे सब या तो वो सब। मैंने कहा वो सब ऑफिस से आते हैं, तो दे ऑल कम फ्रॉम ऑफिस, या तो हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम ऑफिस। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यू बोथ, बोथ ऑफ यू ऑल ऑफ यू, दे बोथ ऑफ देम, दे ऑल ऑफ देम का मीनिंग क्या होता है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं ही और शी के बारे में। ही का जो मीनिंग होता है वह उसने, उन्हें, उन्होंने, उनको या तो उसे होता है। इनका हम एक अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वह हमसे बात करता है, ही टॉक्स टू अस, उसने हमसे बात किया, ही टॉक्ड टू अस। उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ा, तो उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ा, तो ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। उनको क्लास में अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। उसे हमसे बात करना चाहिए, ही शुड टॉक टू अस।
यहाँ पे जब उन्हें लिखा है और उनको लिखा है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें का मतलब बहुत सारा। देखो उन्हें का मतलब बहुत सारा यदि इंडिकेट करोगे एक से ज्यादा के लिए तो आप वहां पे दे लगाओगे। अगर एक मेल के लिए बात करोगे तो ही होगा, एक फीमेल के लिए बात करोगे शी होगा। इन द सेम वे आपका उनको के लिए भी है। यदि आप उनको का उपयोग एक से अधिक के लिए करते हो तो आप दे का यूज करोगे। यदि आप एक की बात करते हो एक मेल की तो आप ही लगाओगे। अगर एक से ज्यादा की बात करते हो, एक फीमेल की बात करते हो तो आप शी लगाओगे। अब यहां पे हम देखते हैं शी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वह उसने उन्हें उन्होंने उनको उसे। सेम मीनिंग ही और शी का होता है, बस डिफरेंस इतना है कि ही का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, मेल के लिए, एक मेल बॉडी के लिए, और शी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, एक फीमेल बॉडी के लिए। जैसे मैंने लिखा वह खाना बनाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कुक्स फूड। उसने खाना बनाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कुक्ड फूड। और फिर मैंने लिखा उन्होंने खाना बनाया है तो क्या हो जाएगा, शी हैज कुक्ड फूड। उनको खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड। और उसे खाना बनाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, शी शुड कुक फूड। इट का जो मीनिंग होता है आपका लिखा है यह या ये होता है। इसका उपयोग हम एक नॉन लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए करते हैं। जैसे लिखा यह कलम है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पेन, या तो इट्स अ पेन। एंड वर्षा होती है, इट रेन्स। तो इट का मीनिंग भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं दिस दैट, दीज बोथ, दीज ऑल, दोज बोथ एंड दोज ऑल के बारे में। दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है या तो ये होता है। जैसे मैंने कहा यह कुर्सी है, या तो मैं बोलूं यह एक कुर्सी है, या मैं बोलूं ये कुर्सी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ चेयर। हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ चेयर। इसी तरीके से दैट का मीनिंग क्या होता है, वह होता है। अब मैंने कहा वह किताब है या तो वह एक किताब है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए बुक। दीज बोथ का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों। जैसे मैंने कहा ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं क्या बोलूंगा, दीज बोथ आर माई स्टूडेंट्स। दीज ऑल का मीनिंग होता है ये सभी। जैसे मैंने कहा ये सभी अच्छे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर गुड। दोज का मीनिंग क्या होता है, वे। अब मैंने कहा वे अच्छे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर गुड। दोज बोथ का मीनिंग होता है वे या तो वो दोनों। यहां पे वो दोनों होगा, ये कॉमा हट जाएगा। दोज ऑल यानी वे सब अच्छे हैं। दोज ऑल का मीनिंग होता है वे सब या तो वे सभी। तो मैंने कहा वे सब अच्छे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज ऑल आर गुड। इनका उपयोग कैसे करना है, इनके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे अभी आपका, कि दिस कब लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं, ही कब लगाते हैं, शी कब लगाते हैं, इट कब लगाते हैं। इन सारे के ऊपर एक वीडियो आएगा तो वहां पे आपको समझाया जाएगा। अभी मैं केवल बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है, अभी हिंदी मीनिंग, ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। अब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। सेंटेंस में हमें वर्ब पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। तो देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब का डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है, वर्ब्स आर द एक्शंस दैट वी डू। यानी वर्ब्स क्या है, वो एक्शंस हैं जो हम करते हैं। वर्ब को हम अगर जो बात करें वर्ब को, तो वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं, या तो हम इसे वर्ब भी बोल सकते हैं। इन तीनों में से हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे हम बोले वर्ब, या तो हम बोले एक्शन, या तो हम बोले वर्ब। तीनों सिमिलर है। वर्ब क्या है, एक ग्रामर का वर्ड है। ग्रामर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर एक वर्ब नाम है एक्शन, जो हम काम करते हैं। अब कोई भी इंसान अगर जो काम करता है तो वो काम कैसे करता है, या तो वो अपने बॉडी से करता है, या तो वो अपने माइंड से करता है। जब वो इंसान अपने बॉडी से कोई काम करता है तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी वर्क, और माइंड से जब कोई काम करता है तो उसे हम बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी वर्क।
यानी बॉडी से जब कोई काम करते हैं, जैसे मैंने कहा दौड़ता है, तो दौड़ता किससे है? बॉडी से दौड़ता है। अब मैंने कहा सोचता है, तो सोचता किससे है? माइंड से है। तो जब भी कोई काम होता है वो किससे होता है? या तो बॉडी से होता है या तो माइंड से होता है। बट अगर जो रियलिटी में देखा जाए तो हर एक काम दोनों का कंबाइंड होता है, क्योंकि जो माइंड है, माइंड ही इंडिकेट करता है बॉडी को, तभी हमारा बॉडी काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है? ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। दौड़ने में किसका रोल है? बॉडी का। माइंड का रोल कम है। इसी तरीके सोचने में हमारे बॉडी का यूज कम है, माइंड का यूज ज्यादा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइंड मेंटल एक्टिविटी वर्क और यहाँ पे बॉडी यानी फिजिकल एक्टिविटी वर्क का यूज किया। तो जो वर्क होता है, जैसे दौड़ना, रन, दौड़ना, प्ले, खेलना, थिंक, सोचना, वीप, रोना, ये आपके क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। हिंदी में सेंटेंस लिख के समझते हैं। जैसे मैंने कहा वह घर पर पढ़ता है, वह घर पर पढ़ता है, तो यहाँ पे ये जो पढ़ना है ये आपका वर्ब है। अब मैंने कहा वह घर पर खेलता है, तो खेलना क्या है? आपका वर्ब है। फिर मैंने कहा वह घर पर सोता है, सोना क्या है? वर्ब है। फिर मैंने कहा वह घर पर रोता है, तो रोना क्या है? वर्ब है। वह घर पर टहलता है, तो टहलना क्या है? वर्ब है। वह घर पर नाचता है, तो नाचना क्या है? वर्ब है। तो पढ़ना, खेलना, सोना, रोना, टहलना, नाचना, मारना, काटना, ये सारे हमारे क्या हैं? वर्ब हैं। कैसे पहचाने कि ये वर्ब है? उसमें ये देखना है या तो बॉडी इन्वॉल्व होगा या तो माइंड होगा या तो दोनों हो सकता है। तो यही आपका वर्ब है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? वर्ब को पहचानते हैं। तो अभी आपको वर्ब भी समझ में आ गया होगा। अगर हमने ये सीख लिया कि वर्ब क्या होता है, तो जब हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो हमें इतना ही पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। अगर हम स्कूली ग्रामर की बात करें तो स्कूली ग्रामर के हिसाब से हम वर्ब को अलग तरीके से पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। स्कूली ग्रामर के हिसाब से जो वर्ब होता है वो आपके दो पार्ट होते हैं इसके। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब या तो मेन वर्ब, दो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब या तो मेन वर्ब, और एक को बोलते हैं हम एक्सिलरी वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका रेगुलर वर्ब और एक होता है आपका इर्रेगुलर वर्ब। जो रेगुलर वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब का जब हम फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं? डी, ईडी और आईईडी लगा के हम उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे मैंने कहा अब्यूज, तो अब्यूज के जब सेकेंड फॉर्म बनाएंगे या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आप कैसे बोलेंगे? अब्यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपका क्या होगा? अब्यूज्ड। अब ईडी, ईडी कब जोड़ते हैं ये देखते हैं। जैसे मैंने कहा अलाउ, तो अलाउ में हम क्या जोड़ेंगे? अलाउड। तो यहां पे हमने क्या जोड़ दिया? ईडी। तो अलाउ, अलाउड, अलाउड। अब इसी तरीके से हमने यहां पे लिखा स्टडी, तो स्टडी का जब सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या देखेंगे? स्टडीड, स्टडीड। तो यहाँ पे जो आपका रेगुलर वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब को जो हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? डी, ईडी, आईईडी का उपयोग करके हम क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। इन द सेम वे जो इर्रेगुलर वर्ब होता है, इर्रेगुलर वर्ब आपके चार प्रकार के होते हैं। इनका जब हम V1, V2, V3 बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले में V1, V2, V3 तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मैंने कहा पुट, 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 यानी इनका जो तीनों फॉर्म होता है वो क्या होता है? सेम होता है। कट, 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 स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड।
लेकिन अगर जो हम दूसरे तरीके की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, V1 V2 V3 ये तीनों अलग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं गो, वेंट, गॉन। फिर तीसरे हम बात करते हैं जिसमें V1 V2 V3, यहां पे क्या होता है, V2 और V3 सेम होता है। जैसे मैंने कहा टीच, टॉट, टॉट। तो टीच, टॉट, टॉट। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। फिर जो चौथा होता है उसमें क्या होता है, V1 V2 V3, इसमें V3 और V1 सेम होता है, बट V2 जो होता है वो आपका अलग होता है। जैसे मैंने कहा कम, केम, कम। तो जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं ये हमें याद करना पड़ता है। अगर जो आप इसे याद नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जहां पे आपके वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होगा और अगर जो आपको नहीं आता है तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको यह याद होना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि इर्रेगुलर वर्ब चार तरह के होते हैं। चारों में क्या होता है कि सबसे पहले जिसके V1 V2 V3 ये तीनों सेम हो, V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म और V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा होता है जिसमें तीनों अलग होते हैं। तीसरे में क्या होता है, V2 V3 सेम होते हैं बट V1 अलग होता है। और चौथे में क्या होता है, V1 V3 सेम होते हैं और V2 अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। और ये जो एक्सिलरी वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बनाया गया है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक को हम बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये जो प्राइमरी होता है इसे हम तीन पार्ट में बनाए हैं। एक को बोलते हैं, एक को बोला जाता है टू बी, एक को बोला जाता है टू हैव और एक को बोला जाता है टू डू। टू बी में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करते हैं। टू हैव में हैज, हैव, हैड का और टू डू में हम डू, डज, डिड का उपयोग करते हैं। इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से सीखते हैं। अलग अलग चैप्टर में इनका अलग अलग जगह यूज होता है। और ये जो मॉडल्स होता है, मॉडल्स में क्या होता है आपका कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, वुड, डेयर, इन सब का यूज हम क्या करते हैं, एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं। और इन टोटल को हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप इन्हें एज ए हेल्पिंग वर्ब समझ सकते हैं कि इनका उपयोग हम एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो वर्ब होता है स्कूली ग्रामर के हिसाब से वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। आपको इसके बारे में डिफाइन कर दिया है। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है तो ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि एक जो अगर जो आपको जो मैंने बताया कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। यदि आपको वो नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें इतना सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल एक मेथड सीखना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और केवल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, एक्शन। यानी जो भी हम काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, V1, V2, V3 और V4, V5। V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म और V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। V4 को बोलते हैं हम जीरंड फॉर्म बोल सकते हैं, जीरंड फॉर्म, क्योंकि इसमें ing लगता है तो ing फॉर्म भी बोल सकते हैं। और जो V5 होता है इसे हम सफिक्स फॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सफिक्स फॉर्म। तो जो सफिक्स फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो V5 है, अगर जो V1 में हम यस या es लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है,
V5 हो जाता है। और किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर जो कुछ हम जोड़ देते हैं तो वो आपका सफिक्स कहलाता है, यानी एक वर्ड के लास्ट में कुछ जोड़ा जाए तो सफिक्स कहलाता है, इसीलिए इसे सफिक्स फॉर्म बोला गया है। अब जैसे मैंने कहा गो, गो में यस या ईएस लगाएंगे तो ईएस लगेगा और ये हो जाएगा गोज। V4 आपने क्या किया, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING को हम क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं, और ये आपका क्या हो गया, गोइंग। यहाँ पे ये जो V3 है, V3 का क्या हो जाएगा, गॉन, V2 वेंट एंड V1 गो। तो एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप हमें आ जाता है। लेकिन जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, ये हमें याद करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा गो, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, वेंट ये आपका सेकेंड फॉर्म है, गॉन ये आपका थर्ड फॉर्म है, गोइंग ये आपका फोर्थ फॉर्म है, और गोज ये आपका फिफ्थ फॉर्म है। तो ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बस अगर जो इतना ही पता चल गया कि वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, और वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से करते हैं। ये डिपेंड ऑन टेंस या डिपेंड ऑन द चैप्टर होता है। अब हमें समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है। तो अगर जो हमें समझ में आ गया वर्ब क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अगर जो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखें तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या लिखा है, द पर्सन और द थिंग, द पर्सन और द थिंग ऑन विच द एक्शन इज डन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा वह घर पर इंग्लिश सीखता है, वह घर पर इंग्लिश सीखता है। तो यहां पे क्या लिखा है, डेफिनेशन द पर्सन और द थिंग ऑन विच द एक्शन इज डन, यानी जिसके ऊपर या जिस व्यक्ति पे, जिसके ऊपर या जिस व्यक्ति पे काम किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें आपका पर्सन तो है नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, घर पर और इंग्लिश, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, और सीखना आपका क्या है, वर्ब है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जो आप इसे दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं विदाउट डेफिनेशन, आप एक इजी मेथड में यदि आप समझना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने कहा वह पेन से नोटबुक पर इंग्लिश लिखता है। ये जो पूरा सेंटेंस देखेंगे तो यहां पे ये आपका जो वह है ये सब्जेक्ट है, और लिखना ये क्या है, आपका वर्ब है। बाकी जो बचा ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। कितना आसान है ये। अगर जो आप ऐसे समझना चाहें तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जो बचा वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, वह, और लिखना क्या है, वर्ब, बाकी जो बचा वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको क्या क्या समझ में आया, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब एंड मेक अ सेंटेंस मोर क्लियर एंड मीनिंगफुल। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम किस लिए करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने के लिए, और साथ साथ में वो क्या करता है,
हमें टाइम के बारे में बताता है। यहाँ पे लिखा है इट ऑल्सो टेल्स अबाउट टाइम, यानी ये क्या करता है, हमें समय के बारे में भी बताता है। या आप ये कह सकते हैं ये हमें ये बताता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब आप ऐसे समझ लें, हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है और ये हमारे सेंटेंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। टाइम के बारे में कैसे बताता है, जैसे मैंने लिखा आई एम इन क्लास। जब मैंने लिखा आई एम इन क्लास तो यहां पे एम लग गया, तो इससे हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर जो यहां पे मैंने वॉज लगा दिया तो ये किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की। अगर जो यहां पे मैंने विल बी लगा दिया तो ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, टाइम के बारे में बताता है। टाइम के बारे में बताने के साथ साथ ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है। जैसे मैंने लिखा आई इन क्लास, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस को पूरा करता है और उसे मीनिंगफुल बनाने के साथ साथ में हमें समय के बारे में बताता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम कुछ इस तरीके से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यूज होता है। तो जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, इज, एम, आर। फिर क्या यूज करते हैं, डू, डज, हैज, हैव और हैज बीन या हैव बीन। ये आपके जो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके मेन हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं बार बार हम इन्हीं का यूज करते हैं, हर सेंटेंस हम क्या करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं। इसी तरीके से पास्ट में हम क्या करते हैं, वॉज वर का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं और हैड बीन का यूज करते हैं। पास्ट में हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में हम विल बी का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, विल हैव का यूज करते हैं और विल हैव बीन का यूज करते हैं। अगर जो हम मॉडल वर्ब्स को छोड़ दें, यानी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, वुड, डेयर, इन सबको छोड़ दें, तो यही हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हीं का यूज हम अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज करते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, अब हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर जो आप एक कमजोर स्टूडेंट हैं और आप सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं चारों चीजों पे कमांड होनी चाहिए। अगर इनके ऊपर कमांड हो जाता है तो आप सेंटेंस मेकिंग के लिए जा सकते हैं, यानी सेंटेंस मेकिंग के रूल सीख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम 7 चीजें यूज करते हैं। यानी क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स। तो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद क्या सीखेंगे हम, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हम क्या सीखेंगे, पंक्चुएशन। तो हम चलते हैं आर्टिकल्स के तरफ। आर्टिकल्स क्या होता है, एक्चुअली आर्टिकल का जो नाम होता है इसे हम डिटरमिनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमिनर। इसे हम डिटरमिनर नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिटरमिनर। तो जो आपका आर्टिकल्स होता है ये 2 तरह का आर्टिकल्स होता है। एक क्या होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है और एक आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें हम द का यूज करना सीखते हैं और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें हम एन का यूज करना सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा एन एप्पल, तो आपने क्या देखा, एप्पल के आगे मैंने एन लगा दिया। मैंने कहा पेन,
तो पेन के आगे मैंने क्या लगा दिया, अ लगा दिया। तो अ एन का उपयोग किसी एक चीज के सामने करते हैं, कब करते हैं इसके ऊपर जब आपको मैं आर्टिकल्स के लिए वीडियो लाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा। और द का उपयोग आपने सुना ही होगा, द ताजमहल, द ताजमहल। तो यहाँ पे ताजमहल के आगे हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। द लगाया क्योंकि द का यूज हम कब करते हैं, डेफिनेट चीजों के लिए करते हैं। अगर हम डिटर्मिनर का डेफिनेशन समझना चाहते हैं यानी आर्टिकल का डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट टेल्स अस, यानी एक डिटर्मिनर क्या है, एक वर्ड है जो हमें बताता है, क्या बताता है, डेफिनेटनेस, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। अब हमने आपको नाउन तो पढ़ाया नहीं कि नाउन क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होता है इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, नाउन के पहले करते हैं या तो एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल्स के बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। जो हमारा प्रेपोजिशन होता है इसका डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड which tells us the exact position of something or subject। ये STH मतलब होता है something और SBJ का मतलब होता है subject। यानी ये जो प्रेपोजिशन होता है ये हमें क्या करता है, सब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है या तो समथिंग का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। यानी इसे आप पोजीशन नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे पोजीशन और इसे आप पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। जैसे मैंने लिखा ऑन, अगर जो किसी चीज मान लिया जाए ये टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने कोई चीज लिखा, कोई चीज रख दिया तो हमने क्या, ऑन द टेबल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्या कर रहा है, एक डेफिनेट पोजीशन बता रहे हैं। अब मैंने कहा अंडर द टेबल, अंडर द टेबल आप जानते हैं अंडर मतलब के नीचे, टेबल के नीचे, बिसाइड, बिसाइड द टेबल यानी टेबल के बगल में। तो जो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं ये इन, टू, फ्रॉम, अंडर, अबव, ये सारे हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। इनके ऊपर भी हमारा वीडियो आएगा तो उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। पार्ट बाय पार्ट एक एक हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, इसलिए अभी हम आपको पहले इंट्रो करा रहे हैं। फिर जैसे जैसे आप ये सब समझ जाएंगे तो आपका हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आ जाएगा और वहां से आप समझ जाएंगे। तो अभी आपको प्रेपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। अब प्रेपोजिशन के बाद हम बात करते हैं पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में हम पंक्चुएशन का उपयोग तब करते हैं जब हमें एक सेंटेंस को समझना होता है कि कहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लगाए, कहाँ पे कॉमा लगाए, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, तो ये सब जानने के लिए। तो जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये हमारे 8 होते हैं। पहले को हम बोलते हैं कॉमा, दूसरे को हम बोलते हैं फुल स्टॉप, कॉमा आपका इस तरीके से होता है, फुल स्टॉप आपका ये होता है और क्वेश्चन मार्क ये आपका है, एक्सक्लेमेशन मार्क आपका ये है, इसे हम बोलते हैं कॉलन, कॉलन आपका ये है, सेमी कॉलन ये आपका है, एंड कोटेशन मार्क, तो कोटेशन मार्क ये आपका है, एंड अपस्ट्रॉफी और आपका ये सिंबल है। आपको पंक्चुएशन के बारे में भी पता चल गया होगा। अभी आपको मैंने क्या क्या आज सिखा दिया, मैंने आपको सिखाया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होता है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा, वर्ब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये 4 चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन एंड पंक्चुएशन नहीं समझ में आया होगा। इनको जब मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन्हें हम कैसे यूज करेंगे।